एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये चैप्टर थर्ड है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले इससे पहले हम जानते हैं एटम के बारे में। एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब जिससे सब्सटेंस बना होता है। जैसे लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं कोई सब्सटेंस, यही चौक का बात करते हैं, ये बहुत सारे जो पार्टिकल्स है, छोटा छोटा पार्टिकल्स, ये देख रहे हो, इससे बना हुआ है, तो ये इसका क्या हुआ? एटम हुआ। तो उसी तरह जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसी भी चीज का, उसको हम बोलते हैं एटम। एटम जो होते हैं उसमें तीन चीज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट रहता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पता है मान नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, वही न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो जनरली हम देखते क्या है कि जितने भी एटम है, एटम मूव करने का कारण क्या? जितने भी एटम्स है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस स्टेट हो, सब में वो एटम को अगर जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए, तो वो मूव करते रहते हैं। तो एटम में मूव क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री जो होता है एटम में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज और ध्यान देना रहता है कि जितने भी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो हमेशा होता है वो सेंटर में होता है, यानी ये मूव नहीं करता है। हमेशा जो मूवमेंट जो होता है किसी भी एटम में, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। एटम में जो मूवमेंट होता है वो किसी भी मैटर में वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। सारे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसको एटम को बहुत सारे साइंटिस्ट जो आए, वो सभी साइंटिस्ट मिलकर सब ने अलग अलग रिसर्च किया उसके ऊपर। केमिकल कम्बिनेशन, जो कि केमिकल कम्बिनेशन आगे पढ़ना है, कैसे केमिकल रिएक्शन, कैसे एटम का क्या है केमिकल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल कम्बिनेशन में, तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये तो पता चल गया कि एटम क्या होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर मैटर। एटम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन है नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इट में ये एटम्स, बट प्रोटॉन है कांस्टेंट। प्रोटॉन जो होता है वो मूव नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब आगे देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो जब रिसर्च किया गया इसके बारे में, मेटल्स के ये एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो एटम में देखा गया कि इसमें लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, यानी इसको जब केमिकल किसी के साथ कंबाइन किया गया तो उस कंडीशन में क्या क्या पाया गया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आगे पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि हायर क्लास में पढ़ना है। ये 9 में नहीं है, 11th में पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना। तो जनरली पढ़ना क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, यही पढ़ना है। ये दोनों जो है वो हायर में पढ़ना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, ये किसका है? एटम्स का है। ये एटम्स का है। इसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम में सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये लॉ जो दिया गया था वो, इसमें बताया क्या गया था कि मास कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर बाय द वे कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में ना ही हम क्रिएटेड कर सकते हैं उसको, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन में होता है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों भाग लेते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट में भाग क्या लेते हैं? रिएक्टेंट में कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ भाग लेता है, वही रिएक्टेंट में, और वो मिलकर वो बनाता है क्या है? प्रोडक्ट बनाता है, यानी नया चीज का फॉर्मेशन करता है।
तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी इन जब केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास जो है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी होगा। यानी अगर लेटे सपोज ए और बी दो सब्सटेंस है, ए और बी दो सब्सटेंस है, अब इसका मास लेटे सपोज मान लेते ए कोई सब्सटेंस 10 ग्राम है और बी भी 10 ग्राम है। अगर ये दोनों रिएक्ट किया तो रिएक्शन के बाद सब्सटेंस क्या बना, ए बी बना, कोई भी सब्सटेंस ए बी बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए कितना है 10 ग्राम, बी कितना है 10 ग्राम। तो जो ए बी जो बनेगा, यानी जो सब्सटेंस जो बना यानी प्रोडक्ट बना, उसका मास जो था वो 20 ग्राम के इक्वल मिला। यानी कहने का मतलब रिएक्शन भी हुआ लेकिन मास जो जितना पहले था रिएक्टेंट में था उतना ही ये प्रोडक्ट में हुआ। यानी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ ए 10 ग्राम, लेटे सपोज ये 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, तो 20 ग्राम हो गया। दैट इज कॉल्ड MAB, यानी 10 + 10 20, इधर भी 20 इधर भी 20। यानी कहने का मतलब कि मास ऑफ ए मास ऑफ बी अगर दोनों अगर एक साथ रिएक्शन किया, यानी रिएक्टेंट में किसी भी रिएक्शन में कभी भी जो है वो मास ना ही बचता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी ना ही क्रिएटेड होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये था हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी किसी भी जस्ट लाइक किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन हम देखते हैं, लेटर सपोज एक रिएक्शन देखते हैं H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जनरल रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेटर सपोज हाइड्रोजन जो है वो 5 ग्राम है और ऑक्सीजन भी जो है वो 5 ग्राम है। अब ये H2O यानी वाटर जो फॉर्मेशन होगा, वाटर क्या, वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, वाटर क्या है एक मॉलिक्यूल्स है। वाटर जो फॉर्मेशन होगा ये 5 और 5 मिलाकर ये 10 ग्राम। यानी जब रिएक्शन करवाया गया तो रिएक्शन करवाने के बाद जो रिएक्टेंट जो था उसका मास और जो प्रोडक्ट जो बना उसका मास, दोनों का मास इक्वल था। तो इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नेक्स्ट है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉज ऑफ कांस्टेंट को प्योर केमिकल कंपाउंड, जितने भी प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं वो सब किस चीज से, वो सब एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे प्रोपोर्शन जो सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर 18 ग्राम ऑफ H2O यानी 18 ग्राम जो है वो वाटर है, 18 ग्राम ऑफ H2O अगर ये ब्रेक करे, यानी ये अगर टूटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उस कंडीशन में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है और 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। अब अगर हम इसका करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन = 2/16, यानी किसके रेशियो में है, ये किस प्रोपोर्शन में है, 1/8 के प्रोपोर्शन है। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O। अगर हम 36 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 32 ऑक्सीजन का हुआ और 4 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का हुआ। यानी जितना ये होगा इसका, जितना ये होगा इसका 8 गुना जो है वो ऑक्सीजन होगा। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 24 ग्राम होगा। हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना, 32, यानी 8 गुना जो होता है ऑक्सीजन होता है। 1/8 का प्रोपोर्शन होता है वाटर में। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो कितना भी वाटर हो, 1 लीटर वाटर हो, 2 लीटर वाटर हो या फिर नदी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन होगा यानी उसका जो अमाउंट होगा, मात्रा होगा, वो 1/8 के ही रेशियो में होगा, 1:8 में ही होगा। तो उसके के बाद 9 ग्राम में, तो 9 ग्राम में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका 8 गुना। तो हमेशा यही समझना है, इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहा क्या गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं वो जितना भी ऑलवेज कंटेन, चाहे वो जितना भी हो, वो हमेशा जो कंटेन करते हैं एलिमेंट, यानी एलिमेंट जो कंटेन करते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में ही ये करते हैं, सेम प्रोपोर्शन यानी सेम होता है। चाहे वो 18 ग्राम H2O में भी हम देखें तो कितना था प्रोपोर्शन, 1/8 ही था। 36 ग्राम में हम देखें तो इसमें भी कितना है, 1/8 ही है। 9 ग्राम में भी देखें तो 1/8 ही है। यानी चाहे नदी ही क्यों ना हो, लाखों लीटर पानी ही क्यों ना हो, उसमें जो
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो 1/8, यानी 1/8 के रेशियो में 1:8 में होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। और हमेशा जो होता है वो हाइड्रोजन का जो होता है वो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का जो होता है ऑक्सीजन का 8वां भाग होता है। यानी जस्ट लाइक कहने का मतलब है कि अगर दिया हुआ है कि कोई भी वाटर है, लेटर सपोज ये 50 ग्राम वाटर है, लेटर सपोज 50 ग्राम वाटर है। अब इसमें 50 ग्राम वाटर में 50 नहीं 64 ग्राम, लेटर सपोज 64 ग्राम वाटर है। अब 64 ग्राम वाटर में अब पूछा जाएगा हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो हम देखते थे कि 32 वाला में कितना था, ये 64 है, 64 है यानी क्या है 64 8 का है, हम जाने ला 8 × 8 होता है, 8 का है 64। लेकिन अब हम देखे क्या थे कि पिछले वाले अभी में 36 ग्राम जो था, 36 ग्राम उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना था 32 था, यानी 36 ग्राम में हाइड्रोजन कितना था 32 था। तो इसमें जो होगा हाइड्रोजन कितना होगा इसमें होगा 64 का, मान लेते हैं 64 ग्राम हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन लेते सपोज 64 ग्राम वाटर है, इसमें हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो इसका 8 गुना, यानी ऑक्सीजन हमारा इसका 8 गुना कितना होगा 6 हाइड्रोजन लेते सबको 6 ग्राम है, तो इसका ऑक्सीजन 48 ग्राम और ऑक्सीजन और 48 और 64, यानी 64 ग्राम में फिर हो जाएगा, यानी इसका 8 गुना जस्ट लाइक 1/8 आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। तो 1/8 कब आएगा, जब 8/64 करेंगे, जब हम 8/64 करेंगे तो 8/64 1/8। अब ये क्या हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 64 हो गया। क्लियर है। तो ये है मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे।